हाय एवरीवन, थर्मोडायनेमिक्स कर रहे थे हम लोग। इंट्रॉपी से रिलेटेड देख रहे थे, इंट्रॉपी ऑफ वेपोराइजेशन, इंट्रॉपी ऑफ फ्यूजन वगैरह हम लोग किए थे। कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हो गए थे। एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रूल है इसमें, ट्रॉटन्स रूल। ट्रॉटन्स रूल नोट्स में नहीं है टॉपिक, इसलिए ध्यान से समझोगे, आसान सा टॉपिक है। कहता क्या है? द स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन of a non-associated liquid। non-associated liquid का मतलब हुआ having no hydrogen bond और dipole interaction और dipole तो ऐसे में कौन कौन से लिक्विड आते हैं? सच एज यहाँ से बंद कर दो, हाँ, सच एज बेंजीन C6H6, क्लोरोफॉर्म CHCl3, CCl4, CH2, Br2, N-हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन etc. is approximately equal to 85 जूल पर मोल पर केल्विन। ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है ट्रॉटन्स रूल कि कोई भी नॉन एसोसिएटेड लिक्विड, तो नॉन एसोसिएटेड लिक्विड मतलब ऐसे लिक्विड्स को हम कहेंगे जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो, डायपोल इंटरैक्शन भी ना हो। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डायपोल इंटरैक्शन कब होता है, ये हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हुए हैं, तो उसका चर्चा ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे रहेंगे। और इस ट्रॉटन्स रूल के अनुसार बताया कि यदि कोई भी एक नॉन एसोसिएटेड लिक्विड है तो उस नॉन एसोसिएटेड लिक्विड में जो उसका स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन होगा वह जनरली इसके आसपास आएगा 85 जूल पर मोल पर केल्विन। याद रखोगे इस चीज़ को, ऑब्जेक्टिव में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अकॉर्डिंग टू ट्रॉटन्स रूल द स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ ए नॉन एसोसिएटेड लिक्विड इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, और ऐसे ऐसे 3-4 वैल्यूज़ दिए हुए रहेंगे, तो याद रखोगे वैल्यू 85 जूल पर मोल पर केल्विन है। अब एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट हम लोग आते हैं, एंट्रोपी चेंज एंड स्पॉन्टेनिटी। एंट्रोपी चेंज एंड स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी कहने का मतलब कि स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, इसको हम लोग देखे हुए हैं पहले कि वह कोई भी प्रोसेस जो बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के मदद से हो, अपने आप हो जाए, ऑटोमेटिकली हो जाए, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते थे। और जिसके लिए एक्सटर्नल एजेंसी की आवश्यकता होती थी उस प्रोसेस को हम नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते थे, तो हम लोग देखे हुए हैं। तो यहाँ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात है कि एंट्रोपी का स्पॉन्टेनिटी से क्या रिलेशन है, तो और डिटेल में भी देखेंगे इसको, बस अभी इतना सा बात। देखोगे जरा ध्यान से, ये 3 चीज हमने पढ़ा, सिस्टम, सराउंडिंग, यूनिवर्स। सिस्टम, सराउंडिंग और यूनिवर्स। तो सिस्टम और सराउंडिंग को ही मिला दे तो वह यूनिवर्स कहलाता है, मतलब कि यूनिवर्स के ही पार्ट हुए सिस्टम और सराउंडिंग। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि जो टोटल एंट्रोपी चेंज है यूनिवर्स का, डेल्टा एस यूनिवर्स वह बराबर होगा
डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, नहीं, टोटल इंट्रॉपी चेंज ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू द इंट्रॉपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस इंट्रॉपी चेंज ऑफ सराउंडिंग। इस बात से हम ये नहीं कर सकते हैं। अब इसमें इतना सा बात याद रखना है केवल कि एनी प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, एनी प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस only when it leads to increase in the entropy of the universe, कि कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तब होगा या तब होता है जब उस प्रोसेस के दरमियान यूनिवर्स का इंट्रॉपी क्या करे, इंक्रीज करे। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों है, तो ये एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग है कि बहुत सारे प्रोसेसेस जो अपने आप हो रहे थे, कुछ अपने आप नहीं हो रहे थे, तो उनमें जब डिफरेंस देखा गया इंट्रॉपी के आधार पे, तो यह बात सामने आया कि वे सारे प्रोसेस जो स्पॉन्टेनियस थे, उन प्रोसेस के दरमियान यूनिवर्स का इंट्रॉपी बढ़ रहा था, इंक्रीज कर रहा था, और वे प्रोसेस जो स्पॉन्टेनियस नहीं थे उनके दरमियान यूनिवर्स का इंट्रॉपी डिक्रीज कर रहा था। तो उस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स फाइंडिंग्स के आधार पे ये स्टेटमेंट आया है कि कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा जब उसके वजह से इंट्रॉपी सिस्टम पूरे यूनिवर्स का क्या होगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। अब यहाँ से अलग अलग केसेस हम ले लें। केस 1 कि यह जो डेल्टा एस यूनिवर्स है उसी को हम डेल्टा एस टोटल लिखेंगे, की बात है, यूनिवर्स टोटल। एक बात कि यदि यह पॉजिटिव हो तो द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। उसी प्रकार से केस 2 कि यदि डेल्टा एस टोटल नेगेटिव हो तो द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। और तीसरा केस 3 कि यदि डेल्टा एस टोटल 0 हो तो द प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम। क्या इसका मतलब हुआ? एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के चले हम कि जैसे मान लो कोई प्रोसेस या कोई रिएक्शन है जिसमें ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, या प्रोसेस रिवर्सिबल नेचर का होगा। हर एक प्रोसेस कम या ज़्यादा रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। अब इस प्रोसेस के दरमियान बोल रहा है कि यदि डेल्टा एस पॉजिटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस है, मतलब कि ये अपने आप बदलेगा बी में, कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमें। दूसरा केस है कि डेल्टा एस नेगेटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब यदि डेल्टा एस नेगेटिव होगा तो ए अपने आप बी में नहीं बदलेगा, इसके लिए तुम्हें प्रेशर, टेम्परेचर कुछ ना कुछ करना होगा जिसके मदद से जो है ए बी में कन्वर्ट होएगा। और तीसरा कि डेल्टा एस 0 है तो एक प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा एस 0 होने का मतलब कि जिस हिसाब से ए बी में कन्वर्ट होगा, जिस रेट से, जिस स्पीड से, उसी रेट से बी वापस ए में आएगा। मतलब फिर ऐसे रिएक्शन का कोई फ़ायदा रहता नहीं है। तुम ऐसे समझ लो ना कि कुछ पढ़ रहे हो मतलब कि चीज़ों को तुम याद कर रहे हो, रट रहे हो। अब हम चीज़ों को याद करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ताउम्र हमेशा के लिए याद हो जाता है, कभी ना कभी उसको भूल भी जाते हैं यदि रिवीजन ना करो तो। कहने का मतलब ये हुआ कि हम चीज़ों को याद कर रहे हैं फिर उसे भूल भी रहे हैं। अब यदि उस प्रोसेस के दरमियान, पढ़ने के दरमियान
एंट्रोपी बढ़ रहा है, डेल्टा एस पॉजिटिव, इसका मतलब तुमको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा याद होंगी, तुम फॉरवर्ड में जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा याद होगी तुम्हें चीज़ें। लेकिन वही डेल्टा एस नेगेटिव है तो चीज़ें याद होगी ही नहीं। उसके लिए तुमको बाहर से कोई कुछ बोलेगा, कोई डांटेगा, तब तुम करोगे, नहीं तो अपने मन से नहीं। तो पढ़ाई में तुमको मन लग रहा है, डेल्टा एस पॉजिटिव का मतलब समझ लो कि पढ़ाई में मन लग रहा है, तुम्हारा अपना मन है पढ़ने का, तो उस केस में डेल्टा एस पॉजिटिव जाएगा। और वैसे सिचुएशन में तुम जो पढ़ोगे तुम्हें जल्दी जल्दी याद होते जाएगा, यदि तुम्हारा मन है तो तुम्हारा मन है तो मतलब यही डेल्टा एस पॉजिटिव को बता रहा है। लेकिन यदि तुम्हारा मन नहीं है पढ़ने का तो डेल्टा एस नेगेटिव हो गया। तो उस केस में तुम लाख प्रयत्न कर लोगे फिर भी तुम चीज़ों को याद नहीं कर पाओगे, मैंने स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, एग्ज़ाम में फेल कर जाओगे। तो उस केस में बाहर से आदमी पड़ेगा तुमको पढ़वाने के लिए, ज़रूरत पड़ेगा, जो तुमको डांटे, बोले, समझाए तब। और यदि डेल्टा एस जीरो है, मैंने मन थोड़ा थोड़ा कर भी रहा है, नहीं भी कर रहा है, तो फिर उस केस में तुम जिस हिसाब से पढ़ोगे उस हिसाब से भूलोगे भी, क्योंकि तुम्हें टेंशन तो है ही नहीं किसी चीज़ का। तो ये सिचुएशन हो जाता है इसमें स्पॉन्टेनिटी को लेकर के। तो ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आता है, याद रखोगे कि डेल्टा एस पॉजिटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, बस डायरेक्ट इतना को याद रखना है। अब इसमें हम लोग आते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट लॉ हमने देखा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था एक तरह से। सेकेंड लॉ हमने हीट इंजन से रिलेटेड देखा कि वैसा हीट इंजन बनाना पॉसिबल ही नहीं है जो टोटल हीट को बदल देता हो यूजफुल वर्क में, बिना कोई हीट या बिना कोई टेम्परेचर सिंक को ट्रांसफ़र किए। और फिर उसी में था कि यूनिवर्स का टोटल इंट्रॉपी जो होता है वह ये होता है, मैक्सिमम होता है। तो अब इसमें आ जाता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी से रिलेटेड है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो इसके लिए एक नर्स्ड हीट थ्योरम होता है, नर्स्ड हीट थ्योरम। यह कहता क्या है, नर्स्ड नाम है साइंटिस्ट का, कि द चेंज इन हीट कैपेसिटी, द चेंज इन हीट कैपेसिटी ड्यूरिंग ए ट्रांसफॉर्मेशन, ड्यूरिंग ए ट्रांसफॉर्मेशन approaches zero as temperature tends to 0 केल्विन। बोल रहा है कि कोई भी प्रोसेस है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें एक चीज़ दूसरे में बदल रहा हो, तो यदि उस दरमियान तुम टेम्परेचर को 0 केल्विन लेकर के जाते हो तो जो हीट कैपेसिटी चेंज होगा वो भी 0 की ओर चला जाएगा। मतलब ऐसे कि चेंज इन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी 0। कब? जब लिमिट टेम्परेचर टेंड्स टू 0, कि जब टेम्परेचर 0 की ओर जाएगा तो जो हीट कैपेसिटी चेंज है वो भी 0 होगा। मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर तो इसको ना कहे, कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट कैपेसिटी है, सीपी हम कह रहे हैं उसको, उसका चेंज जो है 0 आएगा। कब? जब टेम्परेचर भी कितना हो जाए, 0 केल्विन हो जाए। तो इस हिसाब से
we can conclude that at 0 Kelvin temperature the products and the reactants have almost equal heat capacity. लोग कह सकते हैं इसका मतलब ये हुआ it means at 0 Kelvin temperature the products and the reactants have almost equal heat capacity. तो इसका मतलब यही हुआ कि 0 केल्विन टेम्परेचर है तो प्रोडक्ट का जो हीट कैपेसिटी होगा लगभग बराबर होगा रिएक्टेंट के हीट कैपेसिटी का, बस। बट अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी द हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स डिक्रीजेज कंटिन्यूअसली विद डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड अल्टीमेटली इट वैनिसेस एट 0 केल्विन टेम्परेचर। अब इस हिसाब से जो है या जो हम लोग नर्स्ट हीट्स थ्योरम पढ़े जहाँ डेल्टा Cp को हम 0 कह रहे हैं जब टेम्परेचर 0 हो तब, तो इसी के आधार पे जो है यहाँ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आता है। और यह थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता क्या है? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्लैंक के द्वारा दिया गया। मैक्स प्लैंक, जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ते हो ना आप, E बराबर h/nu, उनके द्वारा। और सिंपल सा है कि द इंट्रोपी ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड इज 0 एट 0 केल्विन टेम्परेचर। ऐसा स्टेटमेंट है कि कोई भी सॉलिड या कोई लिक्विड है तो यदि उसके लिए टेम्परेचर 0 केल्विन है, मतलब 0 टेम्परेचर, तो उसके अंदर कोई एंट्रोपी भी नहीं होगा, उसके अंदर कोई डिसऑर्डरनेस नहीं होगा मॉलिक्यूल्स का, मतलब एंट्रोपी जो है सिस्टम का कितना हो जाएगा? 0। लेकिन यह जो स्टेटमेंट है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो प्लैंक के द्वारा दिया गया, ये केवल एप्लीकेबल है। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एक केवल एप्लीकेबल किसके लिए है? क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए, जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं, या फिर इसी को हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी तो कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी तो कहते हैं। तो एमॉर्फस सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स के लिए जो एंट्रोपी है वो कभी 0 नहीं होता है, कभी 0 नहीं होता है। इनके लिए जो है 0 केल्विन टेम्परेचर हो फिर भी जो एंट्रोपी है वह 0 से ज़्यादा होता है। मतलब एमॉर्फस सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड्स का एंट्रोपी कभी भी 0 नहीं होगा। हम ये कह सकते हैं यहाँ से, कभी भी 0 नहीं होगा। मैक्स प्लैंक ने हालांकि ये कहा कि यदि कोई सॉलिड और लिक्विड है तो टेम्परेचर 0 कर देंगे तो उसके अंदर कोई डिसऑर्डरनेस नहीं होगा मॉलिक्यूल का, सारे मॉलिक्यूल्स एक ऑर्डर में सजे रहेंगे। ठीक है, होंगे, लेकिन ये तब जब वह कैसा सॉलिड हो? क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है पढ़ेंगे हम, 12th में पढ़ना है। फिलहाल जान लो क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब ऐसे सॉलिड जिसके पार्टिकल्स स्टार्टिंग से ही एक ऑर्डर में अरेंज होते हैं, माने उन पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में कोई डिसऑर्डरनेस नहीं होता है स्टार्टिंग से ही। जबकि कोई अमॉर्फस सॉलिड है तो इसमें पार्टिकल के अरेंजमेंट का कोई ऑर्डर नहीं होता है, जैसे तैसे पार्टिकल रहते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड भी हम उसी को कहते हैं। तो प्लैंक्स का यह स्टेटमेंट लागू है क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए जिसके पार्टिकल्स ऑलरेडी एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट रखे हुए हैं। बात यदि एमॉर्फस सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड्स की आती है तो वहाँ यह स्टेटमेंट फेल कर जाता है,
तो फिर एक मॉडिफाइड स्टेटमेंट दिया गया थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का लेविस और रैंडल के द्वारा, लेविस एंड रैंडल। इन्होंने एक मॉडिफाइड स्टेटमेंट दिया थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, और वह स्टेटमेंट क्या था? द स्टेटमेंट इज एवरी substance has a finite positive entropy but at absolute zero temperature, absolute zero temperature मतलब 0 केल्विन टेम्परेचर, the entropy may become zero, the entropy may become zero as happens in the case of pure perfectly crystalline solid। मैंने उसी को थोड़ा, वो तो ज़बरदस्ती बोल दिया मैंने, प्लैंक का जो स्टेटमेंट था कि कोई भी सॉलिड या लिक्विड है तो 0 केल्विन पे उसका एंट्रोपी 0 होगा। यहाँ ऐसा नहीं कह रहा है, क्या लिखा हुआ है कि एवरी सब्सटेंस हैज ए फाइनाइट पॉजिटिव एंट्रोपी, कि कोई भी सब्सटेंस है तो उसके पास कोई ना कोई एंट्रोपी होगा, पॉजिटिव एंट्रोपी होगा, बट एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाएगा द एंट्रोपी में बिकम 0, एंट्रोपी 0 हो सकता है एज हैपेंस, जैसा कि होता है एक प्योर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड में। कब होगा? जब कोई प्योर और एक परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड हो तब, आने तो कोई नॉर्मल सा एमॉर्फस सॉलिड है, सुपर कूल्ड लिक्विड है, तो फिर उसके लिए 0 नहीं होगा। तो इसी को हम ऐसे कह सकते हैं, इसी को एक लाइन में कह सकते हैं ओवरऑल कि द एंट्रोपी ऑफ ए प्योर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड इज जीरो एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। डायरेक्ट यहाँ मान लिया 0। तो कहने का मतलब है ना कि यहाँ ये जो केवल सॉलिड और लिक्विड बोल दिए, इसी में गलती हो गया, इसी को सुधार के बोल दिए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा भाई, तब ऐसा होगा। ये तो क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है तो फिर किसी भी कीमत पे उसका एंट्रोपी 0 नहीं होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स के जो 3 लॉ हमने पढ़े, तीनों के स्टेटमेंट बड़े ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान रखोगे इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी यहाँ से समाप्त होता है। इससे रिलेटेड हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करें जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ऐसे केवल याद रखना कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी से रिलेटेड था, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हीट इंजन से रिलेटेड है, और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंट्रोपी से रिलेटेड है। बस इतना सा बात याद रखोगे, काफ़ी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट। द रेसिडुअल मोलर एंट्रोपी ऑफ सोडियम क्लोराइड इज, ऑप्शन में है 0 + 5.76 जूल पर केल्विन पर मोल,
सी नंबर में है +11.52 जूल पर केल्विन पर मोल, और डी में है +9.14 जूल पर केल्विन पर मोल। नेक्स्ट है द मिक्सिंग अप of two gases involves a number delta S total equal to 0, delta S total equal to positive, delta S total equal to negative, और D में डेल्टा एस टोटल इक्वल टू फाइनाइट। नेक्स्ट थर्ड नंबर, द प्रोसेस इन्वॉल्विंग डेल्टा एस टोटल इक्वल टू 0 इज ए नंबर रिवर्सिबल, बी इररिवर्सिबल, सी इक्विलिब्रियम, डी नॉन स्पॉन्टेनियस। ऐसे करके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाएंगे इस टॉपिक से, बड़ा ही बेहद इंपॉर्टेंट है सबका सब। देखो, सोडियम क्लोराइड पे नज़र डालो। सोडियम क्लोराइड एक आयोनिक कंपाउंड है, सोडियम और क्लोरीन, सोडियम आयन क्लोराइड है। और हम जानते हैं कि जितने भी आयोनिक कंपाउंड हैं, ऑल आयोनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। याद रख लेना इस बात को कि जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं वे सबके सब क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं। तो आयोनिक कंपाउंड क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और अभी तो हम लोग थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़े कि यदि कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसका जो रेसिडुअल मोलर इंट्रॉपी है, रेसिडुअल मोलर इंट्रॉपी मतलब 0 केल्विन का इंट्रॉपी कितना होता है, 0 होता है, सिंपल सा है। मिक्सिंग अप ऑफ टू गैसेस इन्वॉल्व डेल्टा एस 0, डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा एस नेगेटिव, फाइनाइट। तो खुद सोचो कि जब हम दो गैसों को मिलाते हैं तो क्या इसके लिए हमें कुछ करना पड़ता है। खाना बनाने वाला जो गैस का टंकी है जिसमें एलपीजी गैस है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसमें प्रोपेन ब्यूटेन वगैरह मुख्य रूप से है, जब उस टंकी से हम गैस लीक करवाते हैं तो गैस बड़ा तेज़ी से हवा में जाके मिलता है, और हवा में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस वगैरह सब है। तो क्या उसके लिए हमें कुछ करना पड़ता है कि गैस लीक करवाओ फिर हवा में उसको मथो, गोल गोल घुमाओ ताकि मिलेगा? नहीं, कुछ नहीं, अपने आप मिलता है। तो मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में अभी हमने पढ़ा कि डेल्टा एस शुड बी पॉजिटिव। तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगा। और तीसरा तो डायरेक्ट है कि उस प्रकार का प्रोसेस जिसमें टोटल इंट्रॉपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स 0 आता है तो उस प्रोसेस को रिवर्सिबल कहते हैं, इररिवर्सिबल कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम कहते हैं डायरेक्ट। तो ऐसे करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे इससे। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ से होता है समाप्त। इसके बाद बताया कि गिब्स एनर्जी वगैरह बचा हुआ है, तो उसका चर्चा हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।